स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका अध्ययन नाम है किशोरावस्था, वृद्धि एवं परिवर्तन की अवस्था। ये किशोरावस्था में कैसे वृद्धि होती है और उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो आओ चलो देखते हैं इस पाठ में क्या बताया गया है। पादप की यात्रा सामान्यतः बीज के अंकुरण से आरंभ होती है। यानी पादप की जो यात्रा है वो बीज के अंकुरण से आरंभ होती है। उचित पोषण से बीज नवोद्भिद बन जाता है। जैसे हमको अच्छा पोषण देंगे, उसको अच्छी देख रेख करेंगे, तो उससे एक नया पादप बन जाता है। फिर तरुण पादप में विकसित हो जाता है। यह यात्रा कुछ विशिष्ट परिवर्तनों द्वारा चिन्हित होती है। इनमें से कुछ परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, यानी कुछ देखे जा सकते हैं, जैसे उसकी ऊंचाई में वृद्धि, अधिक पत्तियों एवं फूलों, फलों और नए बीजों का विकास। इन बीजों से नए पौधों का उगना। जब ये नए बीज का विकास होता है तो इनसे बीजों से नए पौधे उग जाते हैं। इसकी संभावना न के बराबर है कि नवोद्भिदों में अंकुरण के तत्काल बाद ही बीज उत्पन्न करने की क्षमता विकसित हो जाए। ऐसा नहीं होता। बीज उत्पन्न करने में सक्षम होने के लिए उसे बड़ा और परिपक्व होना आवश्यक है। यानी उसे बड़ा करना पड़ता है और उसको अच्छे से परिपक्व यानी परिपक्व करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार जंतुओं को भी जनन करने से पूर्व बड़ा और परिपक्व होने की आवश्यकता होती है, कि जब तक वो अपने जनन करने में सक्षम ना हो तब तक उनको अच्छे से बड़ा और परिपक्व किया जाता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिन्हें सेने से बच्चे निकलते हैं, जैसे मुर्गी, जबकि अन्य जंतु जैसे मनुष्य शिशुओं को जन्म देता है। दोनों स्थितियों में वे क्रमशः क्रमिक वृद्धि से समय के साथ विकसित होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जैसे चित्र दे रखा है, इसमें ये बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं। यहीं से इनकी किशोरावस्था, यौवनारंभ शुरू होता है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि मनुष्य की जीवन यात्रा को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था और वृद्धावस्था। यानी मनुष्य की ये 5 अवस्थाएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति इन अवस्थाओं का अनुभव अपनी वृद्धि और विकास गति की दर के अनुसार करता है। हर व्यक्ति में प्रत्येक अवस्था की समय अवधि अलग अलग हो सकती है। शैशवावस्था से वयस्क अवस्था तक हमारे शरीर में विभिन्न परिवर्तन होते हैं। 10 से 12 वर्ष की आयु तक अधिकांश परिवर्तन लंबाई में होता है और भार में परिवर्तन होता है। यानी 10 से 12 वर्ष की आयु लंबाई और भार से संबंधित होती है। इसके पश्चात अन्य स्पष्ट परिवर्तन होने आरंभ हो जाते हैं, जो किशोरावस्था के आरंभ होने को इंगित करते हैं। यह द्रुत वृद्धि और विकास की अवधि है, जो विशिष्ट रूप से 10 से 19 वर्ष की आयु की अवधि में होती है। किशोरावस्था के दौरान शरीर वयस्क होने के लिए तैयार होने लग जाता है। अधिकांश सजीवों की भांति मानव शिशु भी जन्म के तत्काल बाद जनन नहीं कर सकते हैं। जनन करने में सक्षम होने के लिए मानव शिशु के शरीर को वृद्धि कर परिपक्व अवस्था तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। जब मनुष्य भी अच्छे से परिपक्व हो जाता है, तभी वह शिशु के जनन के लिए तैयार होता है। आगे देखते हैं बच्चों, मनुष्य जैसे जैसे वृद्धि और विकास करते हैं, वे महत्वपूर्ण शारीरिक, संवेगात्मक और व्यवहारगत परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। जैसे जैसे यानी मनुष्य के वृद्धि और विकास करते हैं, वे शारीरिक संबंधों को समझते हैं, संवेगात्मक को समझते हैं, भाई समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और एक दूसरे के व्यवहार के परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। जनन करने की क्षमता को अर्जित करते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन अत्यंत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो सकते हैं, यानी ऐसे परिवर्तन जो बाहर होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं,
वो दृष्टिगोचर होते हैं, जबकि अन्य आंतरिक रूप से होते हैं और ये दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। जिन्हें हम नहीं देख सकते वो आंतरिक परिवर्तन होते हैं। इस अध्याय में आप किशोरावस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा इसका महत्व समझेंगे और यह सीखेंगे कि इस अवस्था का दायित्वपूर्ण निर्वहन आप कैसे करेंगे। आयु के साथ वृद्धि एवं किशोरवय के वर्ष। ग्रीष्मावकाश के दौरान, यानी जब गर्मियों का अवकाश आता है स्कूलों में, तो उसके दौरान वेंकटेश नाम का एक लड़का अपने नाना नानी के घर गया। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया तब उसकी एक 12 वर्ष की ममेरी यानी मामा की लड़की थी, उस बहन देवयानी उसका नाम था, उसका अभिवादन यानी स्वागत करने के लिए दौड़ती हुई आई। तो ये दोनों बच्चे जब अपने नाना नानी के घर गए तो इन दोनों ने क्या वार्तालाप की, ये एक दूसरे से क्या चर्चा करे। देखो बच्चों, अरे वो लड़की बोल रही है देवयानी, इसकी माँ मेरी बहन है जो, अरे वाह वेंकटेश, आपके चेहरे पर तो अब हल्की मूछ आ गई है, अरे आपकी आवाज़ भी बदल गई है। और वेंकटेश बोल रहा है देवयानी से कि तुम भी कितनी लंबी हो गई हो देवयानी। आइए वेंकटेश और देवयानी के मध्य हुई इस रुचिकर परिचर्चा को समझने का प्रयत्न करते हैं। क्रियाकलाप 6.1। हम एक पात्र और कुछ कागज की पर्चियाँ लेंगे। उन परिवर्तनों को पर्ची पर लिखेंगे जो कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों में अब हम लोग देख सकते हैं। ये लंबाई, बल, व्यवहार अथवा किसी अन्य पहलू से संबंधित हो सकते हैं। पर्चियों पर विद्यार्थी के नाम न लिखें, सिर्फ उनमें जो परिवर्तन होते हैं वो हमें उन पर्चियों पर लिखने हैं कि इससे इस अवस्था तक क्या क्या परिवर्तन बच्चों में पाए जाते हैं। पर्चियों को मोड़कर पात्र में रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कक्षा के सभी विद्यार्थियों से प्राप्त पर्चियों को मिला देंगे और एक एक करके इन्हें खोलेंगे। पर्चियों के ऊपर लिखी जानकारियों के आधार पर कक्षा में विद्यार्थियों से इन परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे। पर्चियों पर लिखे अनुसार विद्यार्थियों में सामान्यतः दृष्टिगत परिवर्तन कौन से थे, इन्हें तालिका 6.1 में सूचीबद्ध करेंगे। तालिका 6.1 यानी वृद्धि यानी बड़े होने के दौरान होने वाले सर्वाधिक सामान्य परिवर्तन, जैसे लंबाई, कद, इनको हम देख सकते हैं। भार और बल पता लगा सकते हैं कि इसमें कितना वजन है, कितना बल है। स्वरूप, इस प्रकार के परिवर्तनों को हम इस सारणी में लिखेंगे। क्या आपने भी इनमें से कुछ परिवर्तनों का अनुभव किया है? यदि हाँ तो इसका कारण यह है कि आप भी क्रमिक रूप से इस अवस्था में पहुंच रहे हैं। यह अवस्था लगभग 10 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 19 वर्ष की आयु तक बनी रह सकती है। यह प्राय बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के मध्य विकास की अवस्था है, जिसे किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था है बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के मध्य की अवस्था। तालिका 6.1 का विश्लेषण करने पर आपने संभवतः निम्नलिखित परिवर्तनों को देखा होगा। तो हम फर्स्ट नंबर पर देखते हैं लंबाई या कद का बढ़ना। जन्म के साथ ही हमारे शरीर में निरंतर वृद्धि और विकास होता रहता है, जिसमें लंबाई या कद का बढ़ना सम्मिलित है। तथापि किशोरावस्था के दौरान लंबाई में वृद्धि अधिक स्पष्टतया दिखाई देती है। दूसरा है शरीर की संरचना में परिवर्तन और भार और बल में परिवर्तन। लड़कों में वृद्धि के समय लंबाई के साथ साथ उनके भार में वृद्धि होती है तथा उनका सीना और कंधे चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों के शरीर में भी लंबाई और भार में परिवर्तन होते हैं तथा अन्य परिवर्तन भी होते हैं, जैसे स्तनों का विकास। यहाँ पर दो अंतर आ गए, एक तो उनके लंबाई में और भार में, एक आगे उनके कद में
लंबाई और कद में बढ़ना। दूसरा शरीर की संरचना में परिवर्तन, भाल और बल में वृद्धि। तीसरा है आवाज में परिवर्तन। किशोर व लड़कों में वाक् यंत्र की वृद्धि होने से उनकी आवाज भारी हो जाती है। यानी जो किशोरावस्था में लड़के हैं उनके वाक् यंत्र यानी वृद्धि हो जाती है, वो बड़ा हो जाता है और उससे उनकी आवाज भारी हो जाती है। वाक् यंत्र हमारे गले में स्थित एक संरचना है जो हमें बोलने में सहायता करती है। इस वृद्धि को गले के क्षेत्र में एक उभार के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसे कंठमणि एडम्स एप्पल कहते हैं। यद्यपि यह सभी व्यक्तियों में स्पष्ट दिखाई नहीं देता। किशोर व लड़कियों में भी वाक् यंत्र विकसित होता है, परंतु वह लड़कों के वाक् यंत्र जितना बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, जिससे उनकी आवाज में बहुत कम परिवर्तन होता है। तो हमने यहाँ पर इनके 3 परिवर्तन पढ़ लिए हैं। अब हम चौथा देखते हैं। शरीर के विभिन्न भागों में बालों का दिखना। लड़के और लड़कियां दोनों अपने शरीर के विभिन्न भागों जैसे बगल में और जघन क्षेत्र में बालों की वृद्धि का अनुभव करते हैं। लड़कों में प्राय चेहरे पर बाल आ जाते हैं, जो बाद में उनके वयस्क होने की ओर अग्रसर होने पर दाढ़ी मूछ में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ लड़कों में सीने और पीठ पर भी बाल विकसित हो सकते हैं, जबकि कुछ अन्य लड़कों में बालों की स्पष्ट वृद्धि नहीं होती। बालों के आने के स्थान एवं समय में भिन्नता होना पूर्णतः सामान्य है। किसी बच्चे के जल्दी आ जाते हैं दाढ़ी मूछ, किसी के लेट आते हैं। तो इन मतलब बालों का आने का स्थान और समय भिन्न होना एक सामान्य बात है। किसी के पीठ पर यानी और किसी के सीने में बाल होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। किसी की दाढ़ी भारी होती है, किसी की हल्की होती है। तो इस प्रकार सब में विभिन्नता पाई जाती है, जो एक सामान्य बात है। पांचवा चेहरे की अगला है चेहरे की त्वचा में परिवर्तन, मुंह से निकलना। किशोरावस्था के वर्षों में होने वाला एक अन्य सामान्य परिवर्तन एक्ने नामक त्वचा संबंधी स्थिति है, जिसमें छोटे लाल मुहासे दिखाई देते हैं। ये सामान्यतः चेहरे पर दिखाई देते हैं। एक्ने किशोरावस्था में त्वचा से होने वाले तैलीय स्राव यानी जो त्वचा से जो तेल का जैसा स्राव होता है उसके बढ़ने के कारण होता है, जो त्वचा के छिद्रों को अवरुद्ध यानी रोक देता है और रोग के उनमें संक्रमण कर सकता है। एक्ने एक स्थिति है और मुहासे होना उसकी अभिव्यक्ति है। एक्ने एक स्थिति है और उससे मुहासे होना उसकी अभिव्यक्ति है। अगला देखते हैं स्मरण रखने प्रमुख तथ्य। परिवर्तन चाहे लंबाई या कद में हो, आवाज में हो अथवा चेहरे के बालों में हो, यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न व्यक्तियों में इन परिवर्तनों का समय, उनकी प्रकृति और उनकी मात्रा अलग अलग होती है। किसी भी व्यक्ति में ये सब चीज़ें समान नहीं होती है। ये भिन्नताएं पूर्णतः सामान्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति किशोरावस्था का अनुभव अपनी वृद्धि और विकास की दर के अनुसार करता है। इसकी समय अवधि भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। मतलब इसकी समय की जो अवधि है वो भी सभी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है, एक जैसी नहीं होती है। अब हम किशोरावस्था में होने वाले कुछ परिवर्तनों को समझ गए हैं, विशेष रूप से ऐसे परिवर्तनों को जो सरलता से दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ विशेषताएं जैसे आवाज में परिवर्तन, लड़कों में चेहरे और सीने पर बालों का उगना और लड़कियों में स्तनों का विकास होना, जनन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष तो सम्मिलित नहीं है, परंतु ये विशेषताएं स्त्री और पुरुषों के मध्य अंतर करने में सहायक होती है। यानी जनन के लिए प्रक्रिया के लिए सम्मिलित नहीं है, बाकी लड़के और लड़कियों में हम अंतर कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं कि लड़का है और ये लड़की है। इस कारण से यह द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं कहलाती हैं। द्वितीय लैंगिक विशेषताएं वे प्राकृतिक संकेत हैं जो यह दर्शाते हैं कि शरीर वयस्क अवस्था के लिए
तैयारी कर रहा है। ये यौवनारंभ को चिन्हित करती हैं। यौवनारंभ वह अवस्था है जिसमें किशोर के शरीर में बाह्य और आंतरिक परिवर्तन होते हैं, जिनसे वह जनन करने में सक्षम एक वयस्क व्यक्ति में परिवर्तित हो जाता है। यह उसको हम यौवनारंभ कहते हैं। जब वो जनन करने में सक्षम हो जाता है, एक वयस्क व्यक्ति में परिवर्तित हो जाता है। जनन क्षमता को इंगित करने वाले परिवर्तन। देखो बच्चों, किशोरावस्था की पहचान न केवल शारीरिक रूप से परिलक्षित परिवर्तनों द्वारा होती है, अपितु आंतरिक परिवर्तनों के द्वारा भी होती है। यानी किशोरावस्था की पहचान न केवल शारीरिक रूप से परिवर्तनों द्वारा होती है, अपितु आंतरिक परिवर्तनों के द्वारा भी होती है, जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा ही एक परिवर्तन जनन में सम्मिलित विभिन्न संरचनाओं की परिपक्वता है। लड़के और लड़कियां दोनों ही क्रमिक रूप से इन परिवर्तनों का अनुभव करते हैं और ये परिवर्तन बड़े होने के सहज स्वाभाविक भाग हैं। किशोर व लड़कियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण आंतरिक परिवर्तन आतरु चक्र यानी ऋतु चक्र का आरंभ होता है। वो एक लड़कियों में पाया जाता है। यह प्रति 28 से 30 दिन में होता है और इसे प्रचलित रूप से माहवारी यानी पीरियड्स कहते हैं। आजकल सभी बच्चे इनके बारे में जानते हैं। कई स्वस्थ लड़कियों में ऋतु चक्र 21 से 35 दिन का हो सकता है, जो सामान्य अवधि 28 से 30 दिन से कम या अधिक हो सकता है। किसी में तो 28 से 30 दिन का होता है, किसी में जो स्वस्थ लड़कियों हैं उनमें यह 21 से 35 दिन का भी हो सकता है। जो सामान्य अवधि 28 से 30 दिन से या तो कम भी हो सकता है या इससे अधिक हो सकता है। ऋतु चक्र का एक प्रमुख प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी यह एक प्रकृति की देन है और यह अच्छे जनन स्वास्थ्य के संकेतों में से एक है। चक्र का वह चरण जिसमें शरीर से रक्तस्राव होता है उसे मासिक धर्म कहा जाता है। इस चक्र की अवधि 3 से 7 दिनों तक ही हो सकती है। कुछ लड़कियों को इन दिनों में पेट के निचले भाग में दर्द या कष्ट का अनुभव हो सकता है। सामान्यतः 45 से 55 वर्ष की आयु के मध्य मासिक धर्म स्वाभाविक रूप से बंद हो जाता है, जो किसी स्त्री के जीवन में जनन क्षमता के अंत को चिन्हित करता है। यानी उसके बाद उनकी जनन क्षमता नहीं होती है, उनके बच्चे नहीं हो सकते हैं। 45 से 55 के बीच में यह ऋतुस्राव बंद हो जाता है। मासिक धर्म के बारे में मिथकों का तोड़ना। मासिक धर्म के विषय में अनेक गलत धारणाएं प्रचलित हैं, जिनसे लड़कियों को प्राय अनावश्यक डर, लज्जा, यहाँ तक कि अपराध का बोध भी होता है। इन धारणाओं ने कुछ मिथकों और वर्जनाओं को जन्म दिया है। ऐसे मिथकों और वर्जनाओं में ऋतुस्राव, लड़कियों को अन्य परिवारजनों से अलग रखना दुर्भाग्यवश आज भी प्रचलन में है। यानी उनको अलग रख देते हैं, अलग बैठाते हैं, रसोई में नहीं आने देते हैं। इन सब से आज भी परिवार दुर्भाग्यवश आज भी प्रचलन है। मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इन मिथकों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मासिक धर्म के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित कर के हम महिलाओं के अच्छे जनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की आवश्यकता को समझने में समाज की सहायता कर सकते हैं और महिलाओं के द्वारा एक स्वच्छ जीवन शैली अपनाने की दिशा में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। तो इसको गलत नहीं समझना चाहिए, यह भी एक सही है। किशोरावस्था केवल शारीरिक परिवर्तनों या जनन क्षमता से संबंधित परिवर्तनों के बारे में ही नहीं है, अपितु इसमें संवेगात्मक तथा व्यवहारगत परिवर्तन भी सम्मिलित है। आइए हम इन पर चर्चा करें। किशोरावस्था में संकेतात्मक और व्यवहारगत परिवर्तन। क्रियाकलाप 6.2
कुछ समय लेकर सोचिए और बताइए कि क्या आपके या आपके साथियों के संवेगों में और व्यवहार में विगत 1 या 2 वर्षों में कोई विशेष परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन रोमांचक, भ्रामक अथवा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। या तो रोमांचक यानी रोमांटिक हो सकते हैं या किसी को भ्रमित करने योग्य हो सकते हैं। आइए हम तालिका 6.2 में कुछ ऐसे संवेगात्मक परिवर्तनों और उनके कारण व्यवहार में होने वाले संभावित प्रभावों एवं सकारात्मक वृद्धि और विकास के प्रकारों को सूचीबद्ध करें। देखते हैं बच्चों, संवेगात्मक परिवर्तन क्रियाकलाप 6 यानी तालिका 6.2 संवेगात्मक परिवर्तन व्यवहार पर उनके संभावित प्रभाव तथा सकारात्मक वृद्धि एवं विकास के प्रकार। मुख्य संवेगात्मक परिवर्तन है मनोदशा में बारंबार परिवर्तन। उसके बाद है प्रबल संवेग, अन्य कोई। व्यवहार पर संभावित प्रभाव, संगीत, नृत्य या खेल जैसी विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी। सकारात्मक वृद्धि एवं विकास के प्रकार, आत्मान्वेषण और ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित होना जो रचनात्मक और नवाचार को जन्म दे सकती है। प्रबल संवेग संवेदनशीलता में वृद्धि करता है, दया भाव एवं सामाजिक कार्यों में भागीदारी के विकास को बढ़ाता है। और भी अन्य हो सकते हैं कुछ ऐसे ही इनमें। इसके बाद देखते हैं बच्चों, तालिका 6.2 पर चर्चा करते समय आपने किशोरों में विविध व्यवहारगत परिवर्तनों का पता लगाया होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि किशोरावस्था में प्राय बाल्यावस्था की तुलना में संवेग अधिक प्रबल होते हैं। ये संवेग उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे वंचितों और अभावग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करने हेतु सामाजिक पहल करना या उनमें सम्मिलित होना अथवा नए क्षेत्रों में गहरी रुचि विकसित करना। यह समझना कि हमारे संवेग किस प्रकार हमारे व्यवहार और कार्यों को प्रभावित करते हैं तथा ये हमें अपेक्षाकृत अधिक अच्छे विकल्पों के चयन में और परिस्थितियों के अनुरूप सोच समझकर प्रतिक्रिया करने में सहायता कर सकते हैं। यानी जो भी हमारे संवेग है वो हमारे व्यवहार और कार्यों को प्रभावित करते हैं और हमें अधिक अच्छे विकल्पों के चयन और परिस्थितियों के अनुसार हम सोच समझकर कोई प्रतिक्रिया करने में सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा बच्चों। इससे आगे हम देखते हैं 6.4 किशोरावस्था को एक सुखद अनुभव बनाना। यानी किशोरावस्था को हम किस प्रकार एक सुखद बना सकते हैं। किशोरावस्था की यात्रा एक अनूठा अनुभव है। जीवन की इस अवस्था के दौरान अत्यधिक जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा और उत्तेजना यानी उसको करने की इच्छा हमें अपने या अपने आसपास के लगभग सभी वस्तुओं या घटनाओं या परिस्थितियों के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है। अच्छी आदतें, सोच समझकर लिए गए निर्णय और कुछ छोटे छोटे कार्य किशोरों के समग्र स्वास्थ्य पर सशक्त सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यानी ये जो प्रभाव है ये हमें अच्छी आदत, सोच समझकर कोई भी निर्णय लेना, विचार विमर्श करना और कुछ छोटे छोटे कार्य किशोरों के समग्र स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आइए इसके विषय में जाने। पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति। इसमें ये पहला पॉइंट दे रखा है। कक्षा 6 के अध्याय यानी उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। यानी जो हम संतुलित भोजन लेंगे तो हमारे शरीर का आधार भी स्वस्थ रहेगा। मैं आपने स्वास्थ्यवर्धक आहार की आवश्यकता के विषय में सीखा। वृद्धि और विकास का काल होने के कारण किशोरावस्था में शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। अतः इस समय पौष्टिक आहार का अत्यधिक महत्व होता है। पौष्टिक आहार लेंगे तो हमारे शरीर
भी स्वस्थ रहेगा और हमारे शरीर में वृद्धि और विकास भी अच्छे से होगा। यहाँ पर ये देवयानी बोल रही है, समुचित वृद्धि और खेल के मैदान में अपेक्षाकृत अच्छे प्रदर्शन के लिए हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। फिर वेंकटेश बोल रहा है, केवल यही नहीं, हमें पर्याप्त मात्रा में वसा, विटामिन और खनिजों की भी आवश्यकता होती है। यानी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ही नहीं, हमें वसा भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए और खनिजों की आवश्यकता भी होती है। कब? जब वृद्धि और खेल के मैदान में हमें कोई भी काम करने के लिए। आगे देखते हैं क्रियाकलाप 6.3। स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य स्रोतों और इनमें उपस्थित ये पोषक वृद्धि और विकास में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, इनके आधार पर तालिका 6.3 को भरिए। तालिका 6.3 खाद्य स्रोत, उनमें उपस्थित पोषक और उन पोषकों के कार्य। खाद्य स्रोत है दूध, सीरियन यानी मिलेट, दही, पनीर और चीज। इनसे प्राप्त होने वाले पोषक पदार्थ हैं कैल्शियम, प्रोटीन और वसा। और इनको मिलने से हम क्या कार्य, मतलब इन पोषकों के क्या कार्य हमारे शरीर में, ये क्या कार्य करते हैं? अस्थियों की यानी हड्डियों की इष्टतम वृद्धि में सहायता करना। दूसरा हमें दे प्रोटीन। प्रोटीन है जो हमारे शरीर में समुचित वृद्धि, बल प्राप्त करने में सहायता करता है और ऊर्जा स्तर बढ़ाने में सहायता करता है। प्रोटीन को ऊर्जा की फैक्ट्री भी कहा जाता है। दूसरा है हमारा पालक, राजमा और सूखे मेवे जैसे किशमिश और अंजीर। इनसे हमें आयरन यानी लौह तत्व मिलता है और यह हमारे शरीर में रक्त के बनने में सहायता करना है। यानी ये जो सब्जी है यानी खास स्रोत है, ये हमारे शरीर में रक्त बनने में सहायता करता है। इसके बाद देखते हैं हम विज्ञान एवं समाज। किशोर, विशेषकर किशोर व लड़कियां शरीर में लौह तत्व अथवा विटामिन B12 की कमी के कारण बहुधा रक्त संबंधी स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित होती हैं। ऐसे स्वास्थ्य विकारों के बारे में पता लगाइए। हम अपने शरीर में लौह तत्व की कमी की पूर्ति कैसे कर सकते हैं? ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में पता लगाइए जिनका उद्देश्य इन तत्वों की कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम करना है। वैज्ञानिक से परिचय। डोरोथी हॉजकिन एक प्रतिभावान वैज्ञानिक थी। क्या नाम था उसका? डोरोथी हॉजकिन एक प्रतिभावान वैज्ञानिक थी जिन्होंने विटामिन B12 की संरचना का अध्ययन किया था। सामान्यतः संवत 1964 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार जीतने वाली वह तीसरी महिला बनी। कौन? डोरोथी हॉजकिन। क्या आप जानते हैं कि मानव शरीर को समुचित रूप से कार्य करने के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है? अधिकांश विटामिनों की तरह यह मानव शरीर में निर्मित नहीं हो सकता। यह केवल हमारे द्वारा ग्रहण किए गए जाने वाले भोजन से प्राप्त किया जाता है। यानी हमारे शरीर में नहीं बन सकता ये, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उनसे ही हमें यह प्राप्त किया जा सकता है। अपने शिक्षक के साथ विटामिन B12 के स्रोतों पर चर्चा कीजिए। आगे देखते हैं बच्चों, व्यक्तिगत स्वच्छता। किशोरावस्था के दौरान पोषण के अतिरिक्त व्यक्तिगत स्वच्छता भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी पोषण के साथ साथ व्यक्ति को स्वच्छ भी रहना चाहिए। शरीर की स्वच्छता बनाए रखना, विशेष रूप से बगल और जघन क्षेत्र की स्वच्छता हमें संभावित संक्रमणों से बचा सकती है। लड़कियों में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखना उनके आराम और स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक होता है। मासिक धर्म स्वच्छता विभिन्न उपलब्ध उत्पादों यथा सैनिटरी पैड, चित्र 6.1 एवं पुनः प्रयोज्य वस्त्र के पैड का उपयोग करके बनाए रखी जा सकती है। मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए सरकार भी लड़कियों और महिलाओं के लिए इन उत्पादों को
निःशुल्क या कम मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। एक समाज के रूप में हम सभी को मासिक धर्म की स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए। हमें सैनिटरी पैड के प्रति वर्जनाओं को कम करने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए और मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने में अपना योगदान देना चाहिए। उपयोग के पश्चात सैनिटरी पैड को अखबार या कागज में लपेटकर कूड़ेदान में डालकर निपटान भी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हम सामुदायिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वच्छता सुनिश्चित कर सकते हैं। आजकल जैव निम्नीकरणीय सैनिटरी पैड भी उपलब्ध हैं जो गल सकते हैं, जिनको कीटाणु गला देते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, यानी वो हानिकारक नहीं होते हैं। विज्ञान एवं समाज मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक पहल की है। मासिक धर्म स्वच्छता योजना MHS भारत सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर लड़कियों को निःशुल्क अथवा रियायती दामों पर सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं। लड़कियों को मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता और स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। सेकंड पॉइंट है राष्ट्रीय किशोर अवस्था कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK। इसका लक्ष्य किशोरों के संपूर्ण स्वास्थ्य को सुधार करना है, जिसमें मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता भी सम्मिलित है। इसमें साथियों द्वारा सीखने को प्रोत्साहन मिलता है, जब पुराने विद्यार्थी अपने नए साथियों को इन विषयों पर जानकारी देते हैं। तीसरा पॉइंट है सुविधा सैनिटरी नैपकिन पहल। इस पहल के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ते दामों पर जैव निम्नीकरणीय सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और किशोर लड़कियों तक स्वच्छता संबंधी उत्पादों की पहुंच को सुगम बनाना है। अगला पॉइंट है राज्य स्तरीय पहल। कुछ राज्य सरकारों के अपने कार्यक्रम हैं, जैसे कर्नाटक में सूची योजना और तमिलनाडु और ओडिशा जैसे राज्यों में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन योजनाएं हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण किया जाए। अगला पॉइंट है शारीरिक गतिविधियां। किशोरावस्था के दौरान या किशोरावस्था के समय नियमित व्यायाम करना और शारीरिक गतिविधियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। क्या आप नियमित रूप से व्यायाम अथवा खेलकूद में सहभागिता करते हैं? आप किस प्रकार का व्यायाम करते हैं? इन गतिविधियों से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आपका आंतरिक बल बढ़ेगा और आपकी मनोदशा सुदृढ़ होगी। यानी किशोरावस्था के समय में नियमित व्यायाम करने चाहिए। शारीरिक गतिविधियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं और नियमित रूप से व्यायाम खेलकूद में भाग लेना। हमें किस प्रकार का व्यायाम करते हैं, इन गतिविधियों में आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ऐसा व्यायाम करना चाहिए, आंतरिक बल बढ़ना चाहिए, जिससे मनोदशा सुदृढ़ होगी। इसमें देखा गया कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई रस्सी कूद रहा है, कोई यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा है। तो इस प्रकार से सभी बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिससे उनकी मनोदशा ये शरीर स्वस्थ रहे। आगे देखते हैं बच्चों संतुलित सामाजिक जीवन। हम सभी समाज में रहते हैं और दैनिक जीवन में एक दूसरे के साथ परस्पर संवाद करते हैं। हम सबको एक दूसरे के प्रति नम्र और आदरपूर्ण होना चाहिए। हम सबको एक दूसरे के प्रति नम्र और आदरपूर्ण होना चाहिए। यानी नम्र यानी हमें अपना स्वभाव बिल्कुल ऐसा रखना चाहिए कि किसी से गुस्सा नहीं होना और सबका आदर
करना चाहिए, किसी से रूठ कर नहीं बोलना। इस तरह से यह सभी के लिए अनुकूल एवं सुरक्षित वातावरण निर्मित करने में सहायता करता है। चूँकि किशोरावस्था जीवन की एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ किशोरों को नए अनुभव होते हैं और उनमें नवीन भावनाएं उपजती हैं। उनमें अतः हमें दूसरों के साथ व्यक्तिगत रूप से या सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करते समय अधिक विचारशील एवं उत्तरदायी होना चाहिए। यानी हमें जो दूसरों के साथ हम बात करते हैं तो हमें व्यक्तिगत रूप से या सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करते समय यानी हम अधिक विचारशील हो, यानी हमें अलग अलग विचार आए, अधिक से अधिक विचार हमारे दिमाग में आए और उत्तरदायी होना चाहिए। यह वह समय है जब किशोर अपने साथियों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, यानी वो एक दूसरे को अपना दोस्त बना लेते हैं, उनके लिए उनका काम करते हैं, वो उनका काम करते हैं, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और उनके व्यवहार का अनुसरण कर सकते हैं। आजकल बहुधा वे एक दूसरे के साथ ऑनलाइन बातचीत भी करते हैं। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम चल गया है जो ऑनलाइन बातचीत भी हो जाती है। जैसे देखो यहाँ पर विश्वास, कोई भी अपनी चीज़ को किसी को दे जाए तो उसमें ये नहीं कि उसको ले लिया और झूठ बोल दिया। एक दूसरे का परस्पर सम्मान करना चाहिए, आदरपूर्ण वार्तालाप करनी चाहिए, एक दूसरे को सचेत करना चाहिए। विकसित प्रौद्योगिकियों ने सभी के लिए सूचना प्राप्त करने, संपर्क करने, वार्तालाप करने, परस्पर सूचना साझा करने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। ये नई नई जो प्रौद्योगिकी चल रही है उनसे उनको बढ़ाया गया है। सूचना प्राप्त करने के लिए, एक दूसरे से संपर्क करने के लिए दूर दूर बैठे संपर्क कर सकते हैं। वार्तालाप कर सकते हैं, परस्पर सूचना साझा यानी उनके पास पहुंचा सकते हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं जिससे हमें टिकट ऑनलाइन बैठे हो जाते हैं। हमें सभी के सामूहिक कल्याण हेतु इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग सोच समझकर और दायित्व बोध के साथ करना चाहिए। सामान्यतः हम जानबूझकर या अनजाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग असावधानी पूर्वक करते हैं। सामान्यतः हम जानबूझकर या अनजाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग यानी सावधानी पूर्वक न करते हुए असावधानी पूर्वक करते हैं। अपने से बड़ों और शिक्षकों के मार्गदर्शन से हम इन प्लेटफॉर्मों का सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं। विज्ञान एवं समाज, साइबर उत्पीड़न में भ्रामक संदेश भेजकर, झूठी अफवाहें फैलाकर अथवा बिना अनुमति के व्यक्तिगत जानकारी साझा करके दूसरों को परेशान करने के लिए फ़ोन, कंप्यूटर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग सम्मिलित है। तथापि यदि कोई आपको उत्पीड़ित करना चाहता है तो ये महत्वपूर्ण है कि आप भयभीत अथवा असहाय महसूस न करें, अपितु समझदारी से काम लें तथा अपने माता पिता और शिक्षकों से सहायता लें। इसके अतिरिक्त कोई भी फोटो ऑनलाइन अपलोड करते समय अथवा अपरिचित के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय आपको सावधान रहना चाहिए। हर किसी से अपने बातचीत नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों क्रियाकलाप 6.4। आइए जागरूकता फैलाए। उत्तरदायित्वपूर्ण सोशल मीडिया व्यवहार के विभिन्न पहलुओं के विषय में पोस्टर और प्रचार पत्र के अभिकल्पन के लिए समूहों में कार्य करेंगे और उन्हें विद्यालय में निर्धारित स्थानों पर चिपकाइए। आपने सामूहिक अवलोकनों के आधार पर तालिका 6.4 को भी भरिए। तालिका 6.4 सोशल मीडिया के संबंध में अनुपालनीय क्या करे और क्या नहीं करे, करना क्या क्या है और क्या क्या नहीं करना है जो इस तालिका में दिया गया है। सम्मानपूर्ण और दयालु बनिए। पोस्ट करने से पहले सोचिए। निजता की सुरक्षा
कीजिए, यानी अपनी खुद की सुरक्षा कीजिए। व्यक्तिगत फोटो अपरिचितों या ऑनलाइन मित्रों के साथ साझा मत कीजिए। हर किसी को मतलब अपनी फ़ोटो को किसी को तुम जानते नहीं और उसको दे देते हो, उनको नहीं देना चाहिए। ऑनलाइन मित्र नहीं बनाने चाहिए कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। आजकल बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो वो मतलब ऑनलाइन फ्रेंड्स बना लेते हैं, फिर उनको लास्ट में उनका नुकसान भुगतना पड़ता है। हानिकारक पदार्थों से बचना, ना कहना सीखे। ये नहीं हर किसी से कुछ के लिए यहाँ कर दी, ना कहना भी सीखे। कुछ लोग जिनके जिनमें आपके सहपाठी भी सम्मिलित हो सकते हैं, वे आपको हानिकारक पदार्थों जैसे तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, अल्कोहल, यहाँ तक कि जीवन के लिए घातक अवैध ड्रग्स का सेवन करने के लिए उकसा सकते हैं, फुसला सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं अथवा दबाव बना सकते हैं कि आप लोगों के काम करना है तो करना ही है, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे। वो आपको ब्लैकमेल करेंगे, ये करेंगे। चूँकि किशोरावस्था में जिज्ञासा और उत्तेजना होती है तो किशोर इस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होकर इन पदार्थों का सेवन करने का प्रयास कर सकते हैं। किशोर अवस्था एक ऐसी होती है, अगर हमने कुछ अच्छा कर लिया तो बहुत अच्छा बन सकते हैं, और उसी उम्र में अगर हम कुछ गलत रास्ते पे चले गए तो हम अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं। ये पदार्थ न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, अपितु इनकी आदत या लत हो जाती है। इसका अर्थ है कि एक बार व्यक्ति जब इनका उपभोग करते हैं तो उन्हें बार बार इसका सेवन करने की तीव्र इच्छा होती है और वे नियमित रूप से इसका सेवन करने लगते हैं। इसे मादक पदार्थों की लत कहते हैं। ये आदत नहीं होती, ये एक लत होती है। इसलिए हमें इन चीज़ों को ना कहना चाहिए और अपने दोस्तों से इनके लिए ना कहना सीखे। ये नहीं कि उन्होंने कहा, कुछ भी उन्होंने डराया धमकाया और आप पीने लग गए। आप अपना भविष्य बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। और एक बार ये लत लग गई तो ये आपको कभी भी आपकी लत हट नहीं सकती, और आप फिर इनके लिए आप किसी चोरी करोगे, चकोरी करोगे, घर से पैसे चुराओगे, माता पिता का कहना नहीं मानोगे, और फिर आपका धीरे धीरे सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। गलत आदतें सीख जाओगे। तो इसलिए हमें अपने दोस्तों से ना कहना सीखे। आज जो कोई भी नशे का आदी है उसने संभवतः जो भी इस नशे के आदत जिनको हो गई है वो सभी नशा करते हैं। अगर उनको नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाते हैं, वो इन चीज़ों के लिए तड़पड़ाने लगते हैं और वो अपने शरीर को बर्बाद कर देते हैं। आज जो कोई भी नशे का आदी है उसने संभवतः केवल एक बार से इसकी शुरुआत की होगी। नशीले पदार्थों को पहली बार और हर बार ना कहें, यानी उनको कभी भी अपने आदत नहीं लगनी चाहिए, लत में नहीं लगाना चाहिए। मादक पदार्थों के उपयोग से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जैसे सांस लेने में कठिनाई, स्मरण शक्ति का क्षय यानी याद नहीं रहता है कुछ भी, फेफड़ों की क्षति यानी फेफड़े हैं जो नष्ट होने लगते हैं, क्षति को हानि बोलते हैं, सेवन किए गए पदार्थ पर निर्भर करती है। चित्त 6.5 स्वस्थ रहने के लिए इन पदार्थों का उपयोग करने से हमें पूर्णतः बचना चाहिए और इनके स्थान पर स्वास्थ्यकारी पदार्थों का चयन करना चाहिए। इसके लिए आपका आत्मविश्वास बनाए रखना और अपने ना के निर्णय पर अडिग रहना महत्वपूर्ण है। इस व्यसन से मुक्ति पाने का प्रथम चरण है परिवार और मित्रों से सहायता लेना और माता पिता और शिक्षकों जैसे विश्वसनीय लोगों से बात करना। इस प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए परामर्श और चिकित्सीय सलाह लेना भी सहायक हो सकता है। याद रखिए
कि आपका स्वास्थ्य और आपका भविष्य आपके हाथों में है। अपना मार्ग समझदारी से चुनें। विज्ञान एवं समाज, नशा मुक्त भारत अभियान। क्या है इसमें? नशा मुक्त भारत अभियान। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का आरंभ किया गया। इसका मंतव्य जनसाधारण तक पहुंचना और युवा, महिलाओं और समुदाय की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से मादक पदार्थों से बचने के संबंध में जागरूकता फैलाना है। इसमें कम आयु के बच्चों को मादक पदार्थों का सेवन करने से रोकने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। यानी इसमें कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनको इन नशीले पदार्थों का सेवन करने से रोकने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। मादक पदार्थ के व्यसनों से निपटने के लिए एवं व्यसनकारियों को व्यसनों को त्याग करने में सहायता हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय नशा मुक्ति सहायता सेवा 14/446 का आरंभ किया है। यह एक अधिनियम है जो नशा मुक्त भारत अभियान ने चलाया है। किशोर अवस्था के संदर्भ में क्यों? अब हम किशोरावस्था में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के विषय में जान गए हैं और दायित्वपूर्ण रूप से इस स्थिति से निपटने के विषय में भी जानते हैं। परंतु मुझे आश्चर्य है कि इस अवस्था में ये परिवर्तन क्यों होते हैं। किशोरावस्था में हमारे शरीर में हार्मोन नामक कुछ रसायनों के उत्पादन के कारण मासिक धर्म एवं यौवनारंभ के अन्य लक्षणों सहित अनेक परिवर्तन होते हैं। हार्मोन शरीर के प्रकारों को सुनिश्चित करते हुए शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्मोन शरीर के अलग अलग अंगों में उत्पादित होते हैं और मस्तिष्क द्वारा संकेत दिए जाने की अनुक्रिया स्वरूप उपयुक्त समय पर निर्मुक्त होते हैं। यानी जैसे मस्तिष्क उनको संदेश देता है उसके अनुसार ही वो हमारे शरीर से बाहर आते हैं। इसके साथ ही कुछ हार्मोन मनोदशा और व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। जागरूक बने रहने एवं आवश्यक होने पर सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करने और सही निर्णय लेने से आप अपने भावी जीवन के लिए सुदृढ़ नींव का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा बड़ों का, शिक्षकों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, उनके अनुसार हमें चलना चाहिए, जिससे हमें हमारे जीवन के लिए सुदृढ़ नींव का निर्माण कर सकेंगे। संक्षेप में, बाल्यावस्था में से वयस्क अवस्था में परिवर्तित होने की अवधि किशोरावस्था है। सामान्यतः यह लगभग 10 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 19 वर्ष की आयु तक रहती है। सेकंड है, किशोरावस्था की पहचान महत्वपूर्ण और विशिष्ट शारीरिक, जैविक और संवेगात्मक परिवर्तनों से होती है। थर्ड है, वे लक्षण जो पुरुष और महिला में भेद होने की पहचान कराते हैं परंतु सीधे तौर पर जन्म में सम्मिलित नहीं होते हैं, उन्हें द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं कहा जाता है। यौवनारंभ वह अवस्था है जिसमें किशोर के शरीर में प्रत्यक्ष व आंतरिक परिवर्तन होते हैं तथा वह जनन करने में सक्षम वयस्क के रूप में विकसित होता है। लड़कियों में आंतरिक चक्र प्रारंभ होना भी किशोर अवस्था को चिन्हित करता है, जिसके दौरान प्रत्येक 28 से 30 दिन के अंतराल पर उनके शरीर से रक्तस्राव होता है। इस प्रक्रिया को मासिक धर्म या माहवारी भी कहते हैं। मासिक धर्म यौवनारंभ के समय प्रारंभ होता है और सामान्यतः 45 से 55 वर्ष की आयु होने पर इसका अंत होता है। किशोर अनेक संवेगात्मक और व्यवहारगत परिवर्तनों का सामना करते हैं। संतुलित और स्वस्थ आहार ग्रहण करने से और व्यक्तिगत स्वच्छता एवं शारीरिक गतिविधियां बनाए रखने से किशोरों को स्वस्थ बने रहने में सहायता मिलती है। मादक पदार्थों जैसे तंबाकू, अल्कोहल, ड्रग्स का शरीर और मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन पदार्थों के सेवन को न कहने और इनसे दूर रहने में ही समझदारी है। किशोरावस्था के समय शरीर में होने वाले परिवर्तन मुख्य रूप से शरीर से स्रावित होने वाले कुछ रसायनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इन रसायनों को हार्मोन कहते हैं। उपयुक्त मार्गदर्शन और जागरूकता किशोरों को भौतिक, संवेगात्मक और व्यवहारगत परिवर्तनों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने में सहायता करते हैं।
बच्चों हमारा लेसन पूरा हो चुका है। मिलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।